वेलकम टू गालबाज दोस्तों। आज हम बात करेंगे कन्नड़ा सेंसेशन कंतारा द लेजेंड के बारे में। ये एक स्पॉइलर डिस्कशन होने वाला है जिसमें आपको मिलेगी बहुत सारी ओवर थिंकिंग, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ ऑर्गेनिक रिकमेंडेशंस। मतलब आज तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना ही पड़ेगा, वरना बहुत सारा फन मिस कर दोगे आप लोग। Mind-blowing. Excuse me. You told me it's mind-blowing. So my mind is going into it pre-blown. लास्ट के 15 मिनट आपके होश उड़ा देंगे। मास्टरफुल क्लाइमैक्स, डिवाइन क्लाइमैक्स। मार्केट में इस तरह की बातें हो रही थी जिसकी वजह से हम ओवरहाइप्ड हो गए थे फिल्म के क्लाइमैक्स के लिए। ड्यूरिंग क्लाइमैक्स मैंने तो अपना ही एक वर्जन बना लिया था क्लाइमैक्स का, आगे बताऊंगा आपको मैं। अभी स्टोरी की बात कर लेते हैं। 1847 में एक राजा था जो शांति की खोज में निकला। वो वाली शांति नहीं, उस दौरान एक मूर्ति दिखाई दी जिसको उसने घर ले जाना चाहा। बदले में देव आए और बोले, मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन जहां तक मेरी आवाज जाएगी वहां तक की जमीन तू इन गांव वालों को देगा। इनसे लेने की कोशिश की तो तुझ पर और तेरे परिवार पर भारी पड़ेगा। कितना बढ़िया कॉन्फ्लिक्ट बो दिया राइटर्स ने यहाँ। कोई ना कोई कभी ना कभी तो क्लेम करेगा ही अपनी जमीन पर। कट टू 1990, जहां फिलहाल उसी राजा के डिसेंडेंट देवेंद्र का राज है। सो लेट्स टॉक अबाउट द विलन फर्स्ट। लेजेंडरी फिल्म मेकर एल्फ्रेड हिचकॉक कहते हैं कि द मोर सक्सेसफुल द विलन, द मोर सक्सेसफुल द फिल्म। सबसे पहले किशोर के रूप में हमें एक सॉफ्ट विलन इंट्रोड्यूस कराया गया। ह्यूमन वर्सेस नेचर का थीम भी था ना इस फिल्म में। किशोर ने यहाँ नेचर का रिप्रेजेंट किया है। किशोर गांव के ट्रेडिशंस में नहीं मानता है। वो बाई हुक बाई क्रुक गवर्नमेंट टेरिटरी मार्क करना चाहता है। गांव वाले जंगल को जितना एक्सप्लॉइट कर रहे थे उसको खत्म करना चाहता है। लेकिन हमें बात यहाँ देवेंद्र की करनी है। शायद देवेंद्र अपनी फैमिली ट्री में सबसे शातिर इंसान है। अपनी जमीन कब्जाने के लिए उसके वेरी वेल थॉट आउट प्लान्स हैं। मानना पड़ेगा उसने क्लाइमैक्स के पहले तक जो काम डिमीनर मेंटेन करके रखा है ना, वो शानदार था। इसकी वजह से वो क्लाइमैक्स में 360 डिग्री का टर्न आपको हिला कर रख देगा। साहब ये तो बच्चा है, मार दो साले को, वरना कल को ये भी आके अपनी जमीन मांगेगा। एक समय तक जिसको आप विलन मान भी नहीं रहे थे उसके मुंह से ऐसे कोल्ड ब्लडेड शब्द निकलेंगे तो हिचकॉक की कही गई बात के मायने और बढ़ जाते हैं। ऑल्दो ये ट्विस्ट आप फिल्म के बताने से थोड़ा पहले पकड़ जाते हो। कुर्सी पर बैठा देवेंद्र सारा केओस देख रहा है। ये इमेज आपके दिमाग से बहुत समय तक नहीं निकलेगी। 2 पॉइंट्स और हैं जिससे आप देवेंद्र की स्मार्टनेस को और गहरा समझते हो। पॉइंट नंबर 1, शिवा देवेंद्र के लिए बिगेस्ट थ्रेट था। वो जानता था। उसने शिवा को अपने पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट दी। इवन उसकी इम्पल्सिव होने की वजह से उसके उल्टे सीधे कारनामों को भी हैंडल किया। उसके साथ जाकर खुद भी उल्टे सीधे कारनामे करे। उसको सही मकसद का पता ना लगने देना एकदम स्मार्ट मूव था। पॉइंट नंबर 2, गुरुवा जो शिवा का चचेरा भाई था, देव का सामंत था, उसके सामने क्या ब्रिलियंट प्रपोजिशन रखा। बोले, गुरुवा देख, मैं तुझे अपनी कुछ जमीन दे दूंगा, तू कोला के दौरान बोल दे कि गांव वालों इनकी जमीन इनको वापस दे दो। फिलहाल देव का यही आदेश है। गांव वालों के रिलीजियस बिलीफ के साथ खेलना और अपने इरादों की तरफ बढ़ना, ये सच में एक मास्टरफुल मूव था। ऋषभ सर, नेक्स्ट पार्ट के लिए आपने बीज तो बो दिए हैं, लेकिन इससे स्मार्ट और मेनेसिंग विलन कहां से लाओगे? पहले रियल लाइफ की बात कर लें तो शिवा को एक सेवियर चोजन वन टाइप आर्क दी गई है, लेकिन भाई साहब क्लाइमैक्स में जो उन्होंने करा है ना, उसके लिए शब्द नहीं है हमारे पास। पूरा अलग से सेगमेंट है उसके लिए। आप बस बने रहो वीडियो में। शिवा एक इम्पल्सिव हाई टेस्टोस्टेरोन वाला आदमी है। देवेंद्र का उस पर हाथ है जिसकी वजह से बंदे से कोई नहीं बहलता। वो रिवेलियस एटीट्यूड कूट कूट कर भरा हुआ है उसमें, जिसको देवेंद्र ने बड़े ही कायदे से टोन डाउन किया है। इसके बचपन का प्यार है लीला। वो अपनी ट्रेनिंग करके वापस लौटती है। प्यार गया भाड़ चूल्हे में। बंदा उसकी सरकारी नौकरी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। 1000 रुपए में तो पूरा महीना कट जाएगा यार। कभी कभी अपनी लस्ट मिटाने के लिए, कभी कभी जेल में बीड़ी का बंडल मंगाने के लिए बंदा यूज कर रहा है यार लीला को। आप भी कभी कभी सोचते हो कि दीदी क्यों ही बुली होने दे रही हो आप अपने आप को इससे। गुरवा और अपने गांव वालों के लिए प्यार, अपने फादर को ढूंढने का क्वेस्ट और देव की प्रेजेंस को फील करते टाइम उसका डर, सब रंग देखने को मिलेंगे आपको। ऋषभ अपने कैरेक्टर आर्क के लिए ट्रू रहे हैं। ज्यादा लाइकेबल बनाने के लिए सर्टेन एलिमेंट्स को ट्वीक नहीं किया है। आमिर सर, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। शिवा की आर्क
लापरवाह रेबल से शुरू हुई और ऑलमोस्ट एग्जाइल पर खत्म हुई। भैया नशा नहीं कर रहा, थोड़ी हिम्मत जुटा रहा हूँ, किशोर से लड़ने जाना है। सही है भाई तेरा, कतई ट्रू है अपनी ट्रेड से कैरेक्टर। रियल लाइफ में भी ऋषभ सर इस फिल्म के नायक हैं। भाई ये कन्नड़ा इंडस्ट्री के RRR जो है ना, राज, रक्षित और ऋषभ, तीनों ही गजब आदमी हैं। राज एंड ऋषभ का गजब डुअल आपको देखना है तो भाई साहब आप लोग गरुड़ा गमना वृषभ वाहना देखो। एक ही बार में बोल दिया मैंने सही। और कभी रक्षित की 777 चार्ली और श्रीमन नारायण देखो। मामला ऑफ द टॉपिक जा रहा है। ऋषभ ने इस फिल्म को लिखा भी है, डायरेक्ट किया है और लीड तो वो है ही। कितना फिजिकली डिमांडिंग टास्क है यार। वो कंबला रेस खुद परफॉर्म की है इन्होंने। इवन सेट लगाने में भी करीब 6 महीने लगे थे। टीम आदिपुरुष कुछ सीख लो। रीजनल एंड कल्चरल एक्यूरेसी की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऋषभ सर कहते हैं, आई ऑलवेज थॉट मोर रीजनल इज मोर यूनिवर्सल। सही बात है सर। ऑल वी नीड कि हम सब्जेक्ट मटेरियल के लिए ऑनेस्ट एंड ट्रू रहें। मैंने गाइस इसका हिंदी वर्जन देखा था जो ओरिजिनल से 14 दिन बाद रिलीज हुआ। तब तक सिर्फ एक ही चीज सर्कुलेट हो रही थी कि सुपर क्लाइमैक्स, आउट ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमैक्स। इसकी वजह से हम क्लाइमैक्स के लिए ओवर हाइप्ड हो गए थे। एंड यस इट इज ट्रू, जब क्लाइमैक्स चल रहा था तो मैंने थोड़ा अंडरवेल्ड भी फील करा था। वो बात अलग है कि आप इस क्लाइमैक्स के बारे में जितना सोचने जाते हो इसके नंबर उतने ही बढ़ते जाते हैं। पहले मेरा वाहियात वर्जन सुन लो, उसके बाद मेन वर्जन की बात करते हैं। देवेंद्र और गांव वालों के बीच जब वॉर चल रहा था तो मैं सोच रहा था कि ये लोग हार जाएंगे, ये ऑल इज लॉस्ट वाला मोमेंट कैरी ऑन रहेगा। ये लोग अपनी जमीन छोड़ने से पहले एक लास्ट बार कोला परफॉर्म करेंगे, तब देव और देवेंद्र की मुठभेड़ होगी और बड़ी ब्रूटली वो देवेंद्र को और बाकियों को मार देंगे। व्हाट डू यू थिंक? क्या ये वर्जन बेहतर है या बहुत वाहियात आइडिया है? बताना कमेंट करके। अब बात करते हैं एक्चुअल क्लाइमैक्स की। क्या 360 डिग्री टर्न मारा है यार शिवा के कैरेक्टर ने। जब शिवा मार खाकर गिर जाता है, देव का प्रतिबिंब आकर चिल्लाता है, यहाँ तक भी स्क्रीन प्ले को लिखा जा सकता है, लेकिन उसके बाद जो हुआ भाई साहब वो आप लिख नहीं सकते। ऋषभ सर कहते भी हैं उसके बारे में कि इट जस्ट हैपेंड। क्या ब्रिलियंट ट्रांजिशन था यार। वो एब्सोल्यूट साइलेंस से म्यूजिक बजना शुरू होना, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक म्यूजिक है। आप देखना यूट्यूब पर कोला के दौरान यही म्यूजिक बजता है। वो मुंह पर मिट्टी लगाना तो दुश्मन को ललकारना, इतने रेज वाले मौके पर गांव वालों के लिए सॉफ्ट इंप्रेशन दिखाना। बताओ क्या लाए हो खाने के लिए मेरे। खाते समय वो चाइल्ड लाइक नाइविटी। आप इतना सब कुछ कन्वे विदाउट डायलॉग कैसे कर सकते हो यार। एंड यस यू कैन फील द डिवाइन एनर्जी। दैट इज द पावर ऑफ सिनेमा। दिस इज ट्रूली अ मास्टरफुल वर्क बाय ऋषभ शेट्टी। अगर आपके साथ एक डिटेल्ड कन्वर्सेशन हो जाए ना सर तो मजा आ जाएगा। डिटेल से याद आया, इस पूरी फिल्म में डिटेलिंग और फोर शेडोइंग कूट कूट कर भरी हुई है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। नंबर 1, स्क्रीम्स। यार केवल एक स्क्रीम से आप इतने सारे मैसेजेस कैसे कन्वे कर सकते हो। सबसे शुरुआत में देव अपनी टेरिटरी मार्क करने के लिए स्क्रीम करते हैं। उसके बाद कंबला फेस्टिवल में शिवा की चीख सुनाई देती है। उस समय तो वो चीख शिवा की उस खेल में डीप इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है, लेकिन वही सेम चीख अपकमिंग क्लाइमैक्स के लिए एक सटल फोरशैडोइंग भी थी। ये टेरिटरी उनकी ही रहे इसके लिए भी चीख का इस्तेमाल किया गया है। दुश्मन को ललकारने की चीख, अपना बल दिखाने की चीख, अपने पास बुलाने के लिए भी चीख का इस्तेमाल किया गया है। स्क्रीन राइटिंग में एक चीज कही जाती है कि शो डोंट टेल। इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको इस चीज का, जहाँ सिर्फ विजुअल से बहुत सारी बात कन्वे करने की कोशिश की गई है। आप लोग भी बताओ कि और किस कॉन्टेक्स्ट में स्क्रीम का यूज किया गया है, करो कमेंट्स। पॉइंट नंबर 2, खैर बात फोरशैडोइंग की चल रही है तो एक बात और सुनो। हम बहुत समय तक किशोर को विलन मान रहे थे, लेकिन ऋषभ लगातार रियल विलन की फोरशैडोइंग कर रहे थे। देवेंद्र की लगातार पॉर्क फीडिंग चल रही थी एंड यू नो दैट आइडल। बड़ी सटली समझाया जा रहा था कि ये है विलन। पॉइंट नंबर 3, किशोर जो इन सब रिचुअल में बिलीव नहीं करता था, कितनी ऑर्गेनिकली इन द एंड उसके बिलीव्स चेंज हो जाते हैं। वो किशोर के सीन में कभी कभी एक म्यूजिक बजता था, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। ये भी सबकॉन्शियसली विलनिश फील नहीं करा रहा था। किशोर का शिवा की गन से घायल हो जाना आपको सटल तरीके से बता रहा है कि वो कैसे ना चाहते हुए भी नेचर को हर्ट कर रहा है। पॉइंट नंबर 4, जिस हिसाब से वो जीता हुआ मेडल देवेंद्र की वाइफ को दिखाता है ना, इससे फील होता है कि उसकी वाइफ का शिवा के लिए एक सॉफ्ट पॉइंट था, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी देवेंद्र की रॉन्ग डूइंग्स को। समहाउ वो चाहती भी होगी कि यार ये कमबख्त तुम्हारा मर क्यों नहीं जाता। पॉइंट नंबर 5, हैव यू नोटिस जो तलवार क्लाइमैक्स में शिवा ढूंढता है
वो वही तलवार थी जिससे देवेंद्र के गुंडे शिवा को मारने आए थे। मजे की बात ये है, बंदा नशे में उसको शार्पन भी कर देता है। अब विधि का विधान देखो, उसी तलवार से देवेंद्र मारा गया। पॉइंट नंबर 6, आपने नोटिस किया कि शिवा और वो 1847 वाला राजा दोनों ही ऑल इज लॉस्ट वाले मौके पर देव की मूर्ति से टकराते हैं। अब पैरेलल्स की बात हो रही है तो ये भी सुनो, जब वो चर्सी बुड्ढा गुरुवा की डेथ को रिवील कर रहा था, तब मुझे एकदम से रंगस्थलम की याद आ गई थी। वहाँ चिट्टी बाबू अपने सारे सेंसेस का यूज करके विलन तक पहुंचे थे। यहाँ ये बुड्ढा अपने बचे कुचे सेंसेस का यूज करके की इंफॉर्मेशन रिवील कर रहा था। पहले पिता के गायब होने पर, फिर शिवा के गायब होने पर जो सर्कल बनता है, उसको देखकर जग्गा जासूस वाले रेड सर्कल की याद आ गई थी। इन बुद्धिज्म दे टाई दिस रेड थ्रेड व्हेन दे गेट मैरिड। Whenever two people have to meet, they come inside that red circle and that thread symbolizes that it is destiny. ये बात इस फिल्म पर भी कितनी ब्यूटीफुली फिट होती है। पॉइंट नंबर 7, क्या लास्ट में जब शिवा कोला परफॉर्म करता है उस दौरान उसमें देव नहीं आए थे? क्योंकि अपने फादर की मिस्ट्री को सॉल्व करने की क्वेस्ट तो शिवा की थी। जस्ट आस्किंग, मैं बिल्कुल गलत भी हो सकता हूँ, बताओ आप लोग कमेंट करके। जहाँ ड्यूरिंग क्लाइमैक्स वो ट्रेडिशनल म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है, वहीं लास्ट में कोला परफॉर्मेंस में ट्रेडिशनल और गिटार प्लस मॉडर्न दोनों का जक्स्टापोजिशन करा गया है, एज इफ दे आर वेरी पैशनेटली सेलिब्रेटिंग देयर रिचुअल्स। इसकी वजह से ये वाला गाना वराह रूपम मेरा इस पूरी शानदार एल्बम का फेवरेट सॉन्ग बन गया। क्या ब्रिलियंट कंपोजिशन थी यार वो। पॉइंट नंबर 8, क्या कूल सीन था वो जब शिवा की गन दोनों तरफ से फायर कर देती है। एक सीन है जब किशोर को उसके सिपाही बंदूक चेक कर करके दे रहे हैं, उस पर गलत गन ना चली जाए, वो ये मेक श्योर कर रहे हैं। थोड़ा सोचने के बाद समझ में आया मुझे वो सीन। क्लाइमैक्स में पंच लगाते समय वो पीछे आग निकलते देखना बड़ा कूल लग रहा था। मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि क्या ये कन्नड़ा सिनेमा में ट्रोप है? क्योंकि आपको KGF 2 में भी कुछ ऐसा देखने को मिला था। मोस्टली तो सारी बातें कवर हो ही गई, लेकिन एक बात अब भी थी जो मुझे बॉदर कर रही है। मेरे दोस्त ने एक सवाल किया मेरे से कि कर्णन और कंतारा दोनों में कौन सी बेहतर फिल्म है, एंड उस समय आई वॉज लाइक बड़ा वाजिब सवाल है। दोनों ही फिल्मों में बहुत सिमिलैरिटीज है। अप्रेस्ड विलेजर्स, द चोजन वन नैरेटिव, मिस्टिकल एलिमेंट्स एंड पावरफुल क्लाइमैक्स। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ अपनी ओपिनियन कि दोनों में से कौन सी फिल्म बेहतर है। तो कैसा लगा आपको ये डिस्कशन? आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो सब्सक्राइब।